अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम सलमान हनीफ़ है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके यूनिट्स क्या हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में आज हम सारा कुछ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन हम करते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए अगर आप लोगों ने मेरा ये लेक्चर नहीं देखा, इससे पिछला जो लेक्चर पहले वो देख लें ताकि आपको ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक है ये क्लियर हो जाए। तो ये देखिए हमारे पास एक सर्टन एलिमेंट है, एक यूनिट एरिया है, इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये पास कर रही हैं। तो ये जो एरिया परपेंडिकुलर है इसमें से मैक्सिमम लाइनें पास कर रही हैं, जबकि ये जो एरिया है इसमें से कुछ लाइनें जो है वो पास कर रही हैं, कुछ लाइनें जो है वो इसमें से पास नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले एरिया के अंदर हमारे पास फ्लक्स जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास कर रही हैं। जबकि इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ज़रूर कर रही हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये कम पास कर रही हैं, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जिस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास करेंगी उसका फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम पास करेंगी उसका जो फ्लक्स है वो कम हो जाएगा। एक्चुअल में जो फ्लक्स का मतलब है इसको हम बोलते हैं बहाव। बहाव से क्या मुराद है कि किसी भी एक एलिमेंट में से जो किसी भी चीज़ की मिकदार है वो कितनी कितनी बह रही है, कितनी उसकी क्वांटिटी जो है वो उसमें से गुजर रही है। इसकी छोटी सी एग्जांपल यूँ समझ लें कि आपकी घर में जो विंडो लगी हुई है उस विंडो के ऊपर जब आप रोशनी डालते हैं तो उस रोशनी की जो कितनी लाइनें उस विंडो से गुज़र के बाहर की तरफ जाती हैं या बाहर से अंदर की तरफ आती हैं। अगर आपने जाली लगाई हुई है तो जाली में जितने उसके सुराख हैं उतने सुराखों को आप गिन लें, जितने उसके अंदर होल्स हैं, छोटे छोटे सुराख हैं, उनको गिन लें। जितनी उसमें से लाइनें पास करेंगी उतना उस विंडो का, उस एरिया का फ्लक्स होगा। इसके अलावा अगर आप लोग सिंक को देखें जो हमने अपने किचन वगैरह में लगाया होता है, तो सिंक के अंदर एक छोटा सा कप लगा होता है, कप के अंदर सुराख होते हैं, उस सुराख के ज़रिए से पानी जो है वो नीचे जा रहा होता है। तो हम देख लेंगे कि उस छोटे से एरिया के अंदर कितने ज़्यादा जो है वो, या उस पूरे सिंक के अंदर कितने ज़्यादा सुराख हैं। जितने उसमें सुराख होंगे उतना जो है वो उसका बहाव जो है फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर आप शावर को देखें तो शावर के अंदर भी यही होता है कि शावर के ऊपर कितने सुराख हमने सुराख किए हुए हैं, जितने ज़्यादा हम उसमें सुराख करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें से पानी का बहाव ज़्यादा होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पानी का जो है वो फ्लक्स ज़्यादा है। अगर सुराख कम होंगे तो हम बोलेंगे पानी का फ्लक्स जो है वो कम है। तो फ्लक्स एक्चुअल में डिफ़ाइन करते हैं हम लोग किसी भी एरिया में से गुजरने वाली लाइनें। अगर हम उसको वाटर फ्लक्स बोलें तो उसमें से पानी गुजर रहा होगा, अगर हम उसको जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलें तो उसमें से लाइनें गुजर रही होंगी, अगर हम उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलें तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही होंगी। ठीक है जी। तो जितनी लाइनें ज़्यादा पास करेंगी उतना ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई के साथ। फाई ये इसका सिंबल है फाई, और इसको पढ़ते हैं PHI फाई। अगर हम लोगों ने क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट करनी हो कि कितना फ्लक्स है, तो उसकी मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दी है कि आप उस एरिया में से, मिसाल के तौर पर आपने जो एरिया लिया है सिंक का वो 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर उसकी लंबाई है, 1 मीटर उसकी चौड़ाई है, और आपने उसमें से सिर्फ 4 सुराख किए हैं। उन 4 सुराखों में से सिर्फ 4 लाइनें ही गुजरेंगी, तो हम बोलेंगे वहाँ पर पानी का जो फ्लक्स है वो 4 है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर जो है ये लेता हूँ एरिया, और इसमें से 4 लाइनें पास करती हैं, ये 4 लाइनें पास करती हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है वो 4 हैं, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, 4 न्यूटन पर कूलम होगी। तो किसी भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए हम लोग जो एरिया है इसको हम लोग परपेंडिकुलरली रखते हैं। ये देखिए परपेंडिकुलर रखना है हमने। आप अगर पानी और सिंक का आपस में जो एंगल है वो देखें तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि पानी जो है वो ऊपर से आ रहा है
और वो सिंक के साथ 90 का एंगल बना रहा है, तो 90 के एंगल के ऊपर मैक्सिमम जो है वो फ्लक्स पास कर रहा होता है। ठीक है जी। तो इसलिए हाँ, विंडो जो है वो भी हम लोग जब जहाँ से हवा नहीं होती है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा होता है हम लोगों ने, ताकि उसके अंदर मैक्सिमम उस विंडो के ज़रिए से मैक्सिमम जो हवा है वो अंदर की तरफ आए। तो यहाँ पर फॉर क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वी होल्ड द एरिया परपेंडिकुलरली हम उसे रखेंगे। अगर एंगल चेंज करेंगे तो फ्लक्स जो है वो सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम फ्लक्स देखना है टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी तरह मैंने एग्जांपल दे दी है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 4 न्यूटन पर कूलम है, तो इसका मतलब ये है कि 1 मीटर स्क्वायर जगह जो एरिया है जिसको हमने परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इसमें से 4 लाइनें पास कर रही हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू 10 होती तो यहाँ पर फिर लाइनें जो गुजरनी थी वो 10 हो जानी थी। इसी तरह आप इन लाइनों को भी गिन सकते हैं, 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16। तो इस एरिया में से 16 लाइनें जो है वो पास कर रही हैं, तो यहाँ पर 16 न्यूटन पर कूलम जो है वो फ्लक्स है। इसके अंदर 4 ऊपर वाली नहीं गुजर रही और 4 नीचे वाली नहीं गुजर रही, तो इसके अंदर 8 न्यूटन पर कूलम जो है वो फ्लक्स है। ठीक है जी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हमने सिर्फ देखनी है कि लाइनें कितनी पास करनी, जितनी ज़्यादा लाइनें पास करेंगी उतना हम कह देंगे इसका फ्लक्स ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये जो ई है, ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं आपको ब्लू कलर की, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसको हम डिनोट करते हैं ई के साथ। ये फाई जो है वो इसका फ्लक्स है, और एरिया हमने कितना लिया ये वाला, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एरिया, मैग्नीट्यूड क्या है इसका। तो इन दोनों तीनों का रिलेशन क्या है, इसका जो रिलेशन है वो इस तरह से होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। यहाँ याद रखिएगा कि ये जो वेक्टर एरिया है इसको हमने इस ए को हमने वेक्टर एरिया बोलना है, इसको हमने एरिया नहीं बोलना। ठीक है, क्योंकि एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी जब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो जवाब में हमें वेक्टर देती है, लेकिन जो फ्लक्स है वो हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी के लिए हमने फिर क्या किया, हमने एरिया वेक्टर और ई इन दोनों का जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया। आपने फर्स्ट ईयर में चीज़ पढ़ी हुई है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका जो आंसर होता है वो हमेशा स्केलर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द स्केलर, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो इसलिए हम लोग इसको हमेशा स्केलर है तो इसका हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और ये ई जो है यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ए जो है ये हमारे पास एरिया वेक्टर है। और आप जानते हैं जब हम डॉट को ख़त्म करेंगे, मतलब जब हम लोग इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे तो इसके साथ कोस थीटा आएगा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। यहाँ पर ई जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड, ए जो है वो एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन यहाँ पर हम ले रहे हैं, और कोस थीटा जो है वो कितना एंगल उसने यहाँ पे बनाया है, इसके साथ कितना एंगल बनाया है उसने। अगर ये एंगल जो है इस कंडीशन में देखें कि ये हमारे पास एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, और ये हमारे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये एरिया की डायरेक्शन है, ये वाली, ये जो ब्लू कलर का आप लोगों को बॉक्स नज़र आ रहा है एरिया है, ये इसकी डायरेक्शन है। और अगर आप इस एरिया के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा कर दें, नॉर्मल क्या होता है, किसी भी एरिया के ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। ठीक है जी। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, और ये वाली जो है वो इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल होंगे तो हमारे पास जो थीटा है ये 0 डिग्री हो जाएगा, और जब कोस 0 डिग्री होता है तो उसका जवाब आता है ई ए, तो हम बोलेंगे फ्लक्स हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। तो इस कंडीशन में देख भी ले कि जब एरिया वेक्टर जो है, ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इसमें से मैक्सिमम लाइनें जो हैं वो पास कर रही हैं। ठीक है जी। और अगर ये इसके मतलब किसी और एंगल के साथ आएगा, फिर हमारे पास ये वाली सी कंडीशन आ जाएगी, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा कि जब एरिया वेक्टर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम यहाँ वेक्टर का लफ्ज़ साथ में लाजमी तौर पर लगाएंगे, क्योंकि हमने फ्लक्स को 4 तरीक़ों से डिफ़ाइन करना है। तो अभी मैं जो डिफ़ाइन कर रहा हूँ वो वेक्टर एरिया के हिसाब से कर रहा हूँ। व्हेन द वेक्टर एरिया इज़ पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हेन द वेक्टर एरिया, ये जो ब्लू लाइन है ये वेक्टर एरिया की है,
और ये जो रेड लाइन है ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की है। जब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी तो इनके दरमियान में जो एंगल होगा वो ज़ीरो होगा, और एंगल ज़ीरो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे कोस 0 1 आ जाएगा, तो फ्लक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी। इसके बाद इफ़ एरिया वेक्टर एंड फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अब अगर हमारे पास फील्ड लाइंस, ये देखें ये फील्ड लाइन गुजर रही हैं और ये हमने वेक्टर एरिया को इस तरह से रखा है, सॉरी वेक्टर को इस तरह से रखा है और ये इसका वेक्टर एरिया है। अब ये वेक्टर एरिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो जब 90 का एंगल बनेगा कोस 90 जो है वो 0 हो जाएगा, फ्लक्स हमारे पास 0 हो जाएगा। फ्लक्स चूँकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है और 0 भी हो सकती है। नेगेटिव के अंदर भी जा सकती है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और 0 के बराबर, तीन वैल्यू उसकी पॉसिबल है। तो 0 कब होगी? जब हमारे पास 90 का एंगल होगा वेक्टर एरिया के हिसाब से, रिलेटिव टू दी वेक्टर एरिया। और अगर हमारे पास जो है वो एंगल 0 होगा तब हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर हमारे पास जो एंगल है ये 180 होगा तब हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के अंदर हमने देखा है कि फ़्लक्स को हमने डिफ़ाइन कैसे करना है, फ़्लक्स की जो क्या उसको बोलते हैं, मिनिमम कब होता है और मैक्सिमम कब होता है। आगे चलते हैं। अगर हमने अभी बात की है या तो वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होगा या वेक्टर एरिया पैरेलल होगा। अब हम बात करते हैं कि ना वो परपेंडिकुलर है ना वो पैरेलल है, बल्कि उसने 0 और 90 के दरमियान में कोई एंगल बनाया है, मे बी 60, मे बी 30, मे बी 40, मे बी 50, जो भी आप कह लें, तो उसने वो जो है वो एंगल बनाया है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम कोई भी आप ले सकते हैं, 10 ले लें, 20 ले लें, 30 ले लें, 45 ले लें, जो भी आपकी दिल करता है। लेकिन ये 0 और 90 के दरमियान में कोई वैल्यू आ गई है, तब हम क्या करेंगे? तब हम देखेंगे कि इसका एरिया कितना है, ये जो एरिया हम ले रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी है, इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, और उसने जो एंगल बनाया है ये देखिए ये ई है और ये वेक्टर एरिया ए है, इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या है, ठीक है जी। तो यहाँ पर एरिया की उसने डेफिनेशन भी की हुई है, दोबारा से देख लें। ये साइन शो होता है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर टू एरिया। तो जो लाइन परपेंडिकुलर टू एरिया होगी उसको हम नाम देंगे वेक्टर एरिया का, ठीक है जी। तो फ्लक्स जो है वो हम इस केस में हमारे पास आ जाएगा ई ए कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ई ए की वैल्यू जो है वो हम इसकी मैयर करेंगे और ई की वैल्यू भी हम लोग मैयर करेंगे। तो यहाँ हम लोग इसको पुट करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। तो तीन केस बनते हैं, एक केस में परपेंडिकुलर, एक केस में पैरेलल या एंटी पैरेलल, और तीसरा जो केस है इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे कि जब वो आइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, कि वो ना परपेंडिकुलर है ना वो पैरेलल है। इस कंडीशन में हमारे पास फ्लक्स क्या होगा? इस कंडीशन में फ्लक्स होगा ई ए कोस थीटा। अब हमने वेक्टर एरिया के हिसाब से बात की है, जितनी भी बात की है, लेकिन अब मैं बात करूंगा सिंपल एरियाज के, एरिया के लिहाज से दोनों में क्या फ़र्क है। अब देखें यहाँ पर कि ये जो लाइन है जिसको हमने वेक्टर एरिया का नाम दिया है, ये जब पैरेलल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के तब इसके अंदर फ्लक्स मैक्सिमम होता है। लेकिन जो एरिया है ये इट सेल्फ, एरिया जो है ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जब एरिया परपेंडिकुलर होगा फ्लक्स मैक्सिमम होगा, उसी लम्हे एरिया वेक्टर पैरेलल हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से जब एरिया पैरेलल होगा, ये देखिए एरिया पैरेलल है, और जो एरिया वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा तब फ्लक्स क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हेन द एरिया इज परपेंडिकुलर नॉट वेक्टर एरिया, सिंपल एरिया, व्हेन द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस देन द फ्लक्स इज मैक्सिमम, व्हेन द एरिया इज पैरेलल टू द फील्ड लाइन देन द फ्लक्स इज मिनिमम। थीटा जो है ये मैंने अभी आपको डिफाइन कर दिया, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फील्ड लाइंस एंड इन नॉर्मल टू द एरिया, नॉर्मल टू द एरिया के दरमियान में जो एंगल बनता है उससे हम क्या नाम देते हैं? थीटा जो है वो उसको हम नाम देते हैं। ये देखें ये ई है और ये हमारे पास वेक्टर एरिया है, इनके दरमियान में जो एंगल बनता है इसे हम नाम देते हैं एंगल का। स्केलर जो है वो सॉरी फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वो मैंने पिछले जो है वो
स्लाइड के अंदर भी इसको डिफाइन कर दिया था। इसके जो यूनिट है, यूनिट बड़ा सिंपल है, इसके निकालने हैं। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट निकाले थे, तो उसका यूनिट थे न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी, इसको हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूटन पर कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट ही है। और एरिया का यूनिट जो है वो आप जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है, तो ये इसका यूनिट बन गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। इसके बाद इससे कुछ रिलेटेड जो है वो हमारे पास एमसीक्यूज हैं, इनको ज़रा देख लें। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने अभी बताया आपको, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर होता है। ये दोनों जो है वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं होंगे। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया ए विल बी ज़ीरो। अब यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया, नॉट वेक्टर एरिया। तो एरिया मैंने आपको बताया था कि जब भी परपेंडिकुलर होगा, इट्स सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इसकी सरफेस हम लोग परपेंडिकुलर रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, तब हमारे पास एरिया फ्लक्स जो है वो क्या होगा, ज़ीरो उसने बोला है, सॉरी मैं ये गलत बता गया। अगर ज़ीरो हो, ज़ीरो के लिए फिर पैरेलल आएगा। ठीक है जी, तो अगर एरिया परपेंडिकुलर की बजाय पैरेलल होगा, तब हमारे पास जो फ्लक्स है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है जी, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड बी नेगेटिव। नेगेटिव कब होता है, जब ए इज़ पैरेलल टू ई, नहीं, ए इज़ अलोंग द ई, ये भी नहीं होगा। इस कंडीशन में मैक्सिमम, इस कंडीशन में भी मैक्सिमम, बोथ ए एंड बी दोनों ही मैक्सिमम है, तो ये भी आंसर पॉसिबल नहीं होगा। ए इज़ एंटी पैरेलल टू ई, एंटी पैरेलल होगा तो एंगल बनेगा 180, और कोस 180 किसके बराबर होगा, -1 के। द फ्लक्स इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ए एंड बी बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ। मैंने अभी बताया कि आपको ये वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द एरिया वेक्टर। अब देखिए यहाँ एरिया था सिंपल, अब यहाँ वेक्टर एरिया आ गया, एरिया वेक्टर आ गया, तो एरिया वेक्टर मैक्सिमम फाइंड करना है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दरमियान में जो एंगल है वो 0 होगा या 180 होगा। ये देखिए, ये पैरेलल मतलब 0 एंगल, परपेंडिकुलर नहीं आएगा, एंटी पैरेलल 180 के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो जाती है। और फिजिक्स में हम नेगेटिव डायरेक्शन से मुराद, नेगेटिव साइन से मुराद लेते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उलट हो गई है, लेकिन वैल्यू उतनी पॉसिबल है। तो पैरेलल में भी वो मैक्सिमम होगा, एंटी पैरेलल में भी मैक्सिमम ही होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, उल्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर आएगा हमारे पास बोथ ए एंड बी। इसका मतलब आप यूँ समझ लें कि जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही थी वो यूँ कह लें कि लेफ़्ट से राइट की तरफ थी, और जब एंटी पैरेलल हुआ तब हमारे पास वो राइट से लेफ़्ट की तरफ होगी। बस इतने फ़र्क पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें ये चेंज आएगी, बाकी सारी वैल्यू वही आएंगी, उसका हमें कोई भी और इफेक्ट जो है वो नहीं देखना पड़ेगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया, सरफेस एरिया इज कॉल्ड। ये मैंने अभी आपको शुरू में डेफिनेशन बता दी थी, किसी भी एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देंगे। ठीक है जी, द फ्लक्स डिपेंड ऑन, फ्लक्स जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये हमेशा बात याद रखनी है आपने कि फ्लक्स जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द सरफेस, उसकी वैल्यू कितनी है, कितना बड़ा हमने एरिया लिया है। डायरेक्शन पे डिपेंड करता है रिलेटिव टू द फील्ड, कि वो कितना एंगल बना रहा है, फील्ड के हिसाब से उसका कितना एंगल बन रहा है। और तीसरा जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास बनेगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि हमने ये चीज़ें बार बार आगे यूज़ करनी है। तो आगे फिर जो है वो फर्दर मैं इसको डिफ़ाइन नहीं करूँगा, बल्कि मैं ये कंसीडर करूँगा कि आपने ये सारी चीज़ें जो है वो पहले सीख ली हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम लोग करेंगे अगला टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।